हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। माइस्क्यूएल किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे मान लीजिए कल को आप किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो पीएचपी के साथ में, चाहे आप रिएक्ट के साथ में, किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे जो सबसे पहला नाम आता है दिमाग में वो आता है माइस्क्यूएल। तो माइस्क्यूएल को हर एक बंदे को जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जैसे आप प्रोजेक्ट बिना कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं उसमें आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो फिर इसका मतलब है लैंग्वेज को आपने ढंग से नहीं पढ़ा। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, जैसे चाहे आप जावा के साथ बनाएं, चाहे पीएचपी के साथ बनाएं, चाहे आप रिएक्ट के साथ में बनाएं, तो माइस्क्यूएल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, एमएस एक्सेस भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? वो है हमारा माइस्क्यूएल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइस्क्यूएल को एक ऐसा तो मैं नहीं कहता कि मैं पूरा का पूरा कवर कर दूंगा, क्योंकि पूरा कवर देखिए जो कहता है आपको 15 मिनट में सिखा देगा वो सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, एक बात कंफर्म मान लीजिए कि अगर कोई भी कहे कि माइस्क्यूएल जैसी चीजों का या ओरेकल जैसी चीजों को 10 मिनट में सिखा दूंगा तो सच नहीं बोल रहा है। हाँ, अगले कुछ मिनटों तक जब हम लोग इस वीडियो में रहेंगे तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू में माइस्क्यूएल का दे दूंगा कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के दौरान उतनी ही चीजें इस्तेमाल होती है जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे ज्यादा थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल होगा तो आप गूगल करके अपने से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माइस्क्यूएल को हम इंस्टॉल कैसे करें। तो जहां तक बात है माइस्क्यूएल के इंस्टॉलेशन की, तो आप माइस्क्यूएल को अलग अलग तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माइस्क्यूएल को आप उसकी एक कंसोल यूटिलिटी होती है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। माइस्क्यूएल का एक वर्क बेंच करके आता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि अगर माइस्क्यूएल आपको इंस्टॉल करना है तो आप जैम्प को इंस्टॉल करें, है ना। ये जो जैम्प है, जैम्प बेसिकली ये होता तो पीएचपी के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीएचपी सीखने जा रहे हैं। जैम्प एक बेहतरीन यूजर इंटरफेस आपको देता है, तो अगर आपको पीएचपी करना है तो पीएचपी भी कर लीजिए, अदरवाइज माइस्क्यूएल इसके साथ में ही इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो ये काफी आसान एक इंटरफेस है, जो मुझे लगता है कि अगर आपको माइस्क्यूएल करना है तो आपको जैम्प को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो जैम्प ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप, ये जैम्प का कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन करने के बाद आप दो काम करेंगे। पहला, ये शुरुआती दो सर्विसेज को आप ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये शुरुआती दो सर्विसेज, इसको श्योर करिए कि दो सर्विसेज शुरुआती ये ऑन हो जाए। जब ये ऑन हो जाएंगे उसके बाद के सारे काम आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिए http/localhost। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है php my admin। ठीक, इससे आपको क्या होगा, माइस्क्यूएल का एक इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना होता है, सबसे पहले अगर आप ये देखिए पूरा यहाँ पे सारे हमारे डेटाबेसेस दिख रहे हैं। ये सारे यहाँ पे जाकर के हम एसक्यूएल लिख सकते हैं, अगर एसक्यूएल लिखना चाहें तो। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के अगर आप हैं तो एसक्यूएल लिखने की आदत डालिए, उसका जो बना बना विजार्ड होता है वो इस्तेमाल नहीं करिए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको पहले समझिए कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस ऐसे समझिए कि नीचे से हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज नोन एज रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज टेबल एंड कलेक्शन ऑफ टेबल इज नोन एज डेटाबेस। मतलब ढेर सारे फील्ड्स को मिलाकर के रिकॉर्ड बनते हैं। फील्ड्स का मतलब जैसे हमने कहा आईडी नेम एज एड्रेस, ये फील्ड है। तो जैसे आईडी नेम एज एड्रेस की जो वैल्यूज होंगी उनको मिलाकर के क्या बनेगा, एक रिकॉर्ड हो गया। जैसे हमने कहा 101 धनंजय 21 इलाहाबाद, तो एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ढेर सारे रिकॉर्ड मिलके क्या बनेंगे, टेबल बनेंगे, और ढेर सारी टेबल मिलके क्या बनेंगे, डेटाबेस बनेंगे। तो सबसे पहला काम तो होता है कि हम एक डेटाबेस बनाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा यार मुझे एक डेटाबेस बनाना है, तो मैं डेटाबेस दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे जाकर के सीधा डेटाबेस का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं एक कमांड लिख सकता हूँ। क्या कमांड लिख सकता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। मान लीजिए मैंने YT नाम दिया डेटाबेस का, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गो, इस पे आप गो पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए YT नाम का डेटाबेस बन गया। ठीक है, किसी बने बनाए डेटाबेस को डिलीट करना हो तो, जैसे DKS है, इसको डिलीट करना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाकर के लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस। क्या, ड्रॉप डेटाबेस DKS, हमने ऐसे कर दिया और ये डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस ड्रॉप हो गया। ठीक, वो गायब हो गया, देख सकते हैं। अब कोई भी बने बनाए डेटाबेस को यूज करना है ना, तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डेटाबेस YT सिलेक्टेड आ गया, तो इसका मतलब आपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है। अब क्या करें भाई साहब, तो आप कोई भी चीज करने के लिए, जैसे आपने कहा कि डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज और डेटाबेस का नाम। मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक इसका तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज और डेटाबेस का नाम, जैसे YT आपने कर दिया तो ये क्या हो गया, डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अब जैसे एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एनसी का एक स्टैंडर्ड है। एनसी मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। तो जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशन है, चाहे वो ऑरेकल हो, चाहे माइस्क्यूएल हो, चाहे एमएस एक्सेस हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, सारे एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं। एनसी ने कहा है कि सबको एसक्यूएल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वैसे तो एसक्यूएल में कई कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ वो कवर करने वाला हूँ क्या, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल। अब एक एक करके इनको समझते हैं। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। क्रिएट का मतलब क्या है, क्रिएट का मतलब हमें टेबल को बनाना है। जैसे हम कैसे बना सकते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और फील्ड का नाम, डेटा टाइप और साइज। ठीक है, और डेटा टाइप क्या हो सकते हैं, वेरचर हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, आईएनटी हो सकता है, डेट हो सकता है। ठीक है, तो ये टेबल बनाने का सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप और साइज। मतलब हमें कुछ रिकॉर्ड को रखना है तो रिकॉर्ड टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है। तो ये बनाने का तरीका है। जैसे मैंने कहा यार ईएमपी नाम की एक टेबल बनाओ और उस टेबल के अंदर ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय नेम और ई सैलरी और ई डेसिग्नेशन को रख दो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा क्रिएट, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्रिएट टेबल क्या है, ईएमपी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहली फील्ड क्या है, ई नेम, ई आईडी, ई नेम, ई सेल, ई डेसिग्नेशन। तो हमने कहा कि ई नेम, ई आईडी, पहला है ई आईडी जो क्या है, नंबर है, न्यूमेरिक यहाँ लिखते हैं, न्यूमेरिक है। आप चाहें न्यूमेरिक है, साइज मान लो आपने कहा 5, हम इसे प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब यूनिक, जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, ई नेम, ई नेम में क्या कर दिया, वेरचर। वेरचर को जैसे हमने कहा कि वेरचर, मान लो आपने कहा कि साइज होगी कितनी, 40। वेरचर का मतलब मैं कैरेक्टर देना चाहता हूं और 40 कैरेक्टर तक के नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉट नल। नॉट नल का मतलब इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते, कोई तरीका नहीं है। हाँ, डुप्लीकेट आप दे सकते हैं। नॉट नल का मतलब हुआ कि आप खाली नहीं छोड़ सकते। हाँ, डुप्लीकेट जैसे 2 मनोज हो सकते हैं, लेकिन फील्ड खाली नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या है, ई सैलरी और ई डेसिग्नेशन। तो हमने कहा ई सैलरी एक है, यहाँ पे हमने कहा न्यूमेरिक 10,2। 10,2 का मतलब कुल 10 डिजिट होंगे, जिसमें 2 डिजिट दशमलव के होंगे, मतलब 8 इंटीजर 2 दशमलव के। और हमने कहा ई सैलरी और ई डेसिग्नेशन। ठीक है, डेसिग्नेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहा वेरचर, वेरचर हमने यहाँ पे कर दिया कि साइज है 60। डेसिग्नेशन का मतलब उसकी पोस्ट क्या है, किस पद पे वो काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग कहीं पर रखते भी चलें, इसकी जरूरत पड़ती है कई बार। तो ये मैंने एसक्यूएल को यहाँ पर रख भी लिया, सेव भी कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको ये क्वेरी को रन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये माइस्क्यूएल रिटर्न्स एम्प्टी रिजल्ट सेट आ गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे तो ईएमपी नाम की एक टेबल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये कॉलम जो आपने बनाए हैं सारे कॉलम भी आपको दिख जाएंगे, ई आईडी, ई नेम, ई सैलरी, डेसिग्नेशन सारे दिख गए आपको। ठीक है, तो ये हो गया कोई भी टेबल हम कैसे बना सकते हैं। अब अगली बात क्या है, अब टेबल में मॉडिफाई करना। एक कमांड होता है ऑल्टर कमांड। जैसे क्रिएट कमांड से क्या होता है, टेबल बनती है, उसी तरह टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो हमारे पास कौन सा कमांड है, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करता है, इसके कई सिंटैक्स हैं। तो इसका सिंटैक्स नंबर 1 है एडिंग अ न्यू कॉलम। अगर एक नई कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो, इसका सिंटैक्स क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज। जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, 2 कॉलम ऐड कर दो, ई डिपार्टमेंट नंबर और ई फोन नंबर, ई DPTNO और ई PHNO। तो मान लीजिए मैंने कहा इस टेबल में हमें 2 कॉलम को एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMP, ऐड कॉलम का नाम क्या है, मैंने कहा ई DPTNO
डिपार्टमेंट नंबर मान लो मैंने कहा न्यूमेरिक, साइज होगी 2, मतलब 2 डिजिट का डिपार्टमेंट नंबर होगा। तो ये पहला डिपार्टमेंट नंबर ऐड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर EDPT यानी यहाँ पे ऐड हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ठीक है। अब दूसरे के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMP ऐड PHNO फोन नंबर या ई फोन नंबर मैंने कर दिया, EPHNO। ये क्या हो गया, मान लो WHERE-CHAR 10। अब आप कहेंगे फोन नंबर में आप WHERE-CHAR क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, फोन नंबर में हमें कोई जोड़ना घटाना थोड़े है, हमें तो नॉर्मल फोन नंबर रखना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी रन करा दिया, ठीक है। तो इसको PHNO कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये देखिए सारी हमारी चीजें बन गई। तो ये हमारा कौन सा कमांड था, ऑल्टर कमांड था। तो ऑल्टर कमांड किस तरीके से काम करता है, ऑल्टर कमांड काम करता है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और ये पहला सिंटैक्स मैंने बताया ऐड और कॉलम का नाम और कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे दूसरा इसका सिंटैक्स क्या कहता है, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम, किसी बने बनाए कॉलम को मॉडिफाई करना है। जैसे हमने कहा यार कि ऐसा करो, सेट द साइज ऑफ इनेम फील्ड एज 120 कैरेक्टर्स। जैसे नाम में हमने शायद 60 या 80 दिया है जो भी, तो हमने कहा इसको 120 कैरेक्टर का कर दो। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई मतलब जो बना बनाया कॉलम है वहां पे लिखेंगे मॉडिफाई, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज। तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, यहाँ पे ऑल्टर, यहाँ पे आप ये मैंने कर दिया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम EMP मॉडिफाई, यहाँ पे मैंने कहा मॉडिफाई, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है मान लो ई नेम, और WHERE-CHAR हमने कहा 120, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ई नेम है, WHERE-CHAR है, हालांकि इसकी साइज नहीं दिखा रहा है। तो कंट्रोल एंटर मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ई नेम में चेंज हो गया होगा। अब ये साइज कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक कमांड होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एक कमांड होता है DESC डिस्क्राइब EMP, इससे आप चाहे तो किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। क्या कमांड था, DESC और एम्प्लॉय। तो जैसे हमने कहा DESC टेबल का नाम, तो इससे डिस्क्राइब किया जाता है। तो एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, डेसिग्नेशन। अब देखिए नाम में क्या है, 120 कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है ना, EID डेसिमल 5, ई डेसिग्नेशन WHERE-CHAR 60, ई डिपार्टमेंट नंबर डेसिमल 10, ई फोन नंबर WHERE-CHAR 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडिफाई करना। तो पहला सिंटैक्स कॉलम को ऐड करना, दूसरा सिंटैक्स कॉलम को मॉडिफाई करना। तीसरा सिंटैक्स क्या है, तीसरा सिंटैक्स कहता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना। जैसे मैंने कहा यार ऐसा करो EPHNO को डिलीट कर दो, तो क्या सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तो डिलीट द कॉलम नेम्ड एज EMP फोन नंबर, ई फोन नंबर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे इतने कॉलम दिख रहे हैं, EPHNO दिख रहा है यहाँ पे, हमने कहा इसको ऐसा करो, हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है। डिलीट करना है किसको, EPHNO को। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं कह सकता हूं क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMP ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम आप यहां से देख सकते हैं क्या है, EPHNO, EPHNO। इससे क्या होगा, हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा, कंफर्म कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ई फोन नंबर डिलीट हो गया। अगर आप इसको चाहें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्क्राइब करके भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको EPHNO कॉलम यहाँ से देखिए गायब हो गया है ना। ये होता है सिंटैक्स इसका। तो इसका सिंटैक्स 4 है, किसी भी कॉलम को रीनेम करना। रीनेम करने का मतलब है कि किसी भी कॉलम का नाम बदलना है, बने बनाए कॉलम का नाम, ठीक है। तो आप नाम कैसे बदल सकते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज, फिर कॉलम, फिर ओल्ड कॉलम का नाम, फिर नए कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज, ठीक है। तो अगर इसे देना, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि यार करना क्या है, चेंज द नेम ऑफ कॉलम ई सैलरी टू ई सैल, ठीक। तो ई सैलरी नाम की हमारे पास एक कॉलम है, तो हमें क्या करना है, इसको नाम बदलना है। तो हमने कहा कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, EMP चेंज, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे क्या सिंटैक्स है, यहाँ पे है चेंज कॉलम, चेंज यहाँ पर है कॉलम, फिर कॉलम का नाम क्या है, ई सैलरी, ई सैलरी को किसमें बदलना, ई सेल में, और इसका डेटा टाइप भी हमको देना पड़ेगा। तो हमने कहा न्यूमेरिक,
और साइज 10, 2। ठीक है, तो इससे किसी भी कॉलम के नाम को आप बदल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम का नाम अब ई सैलरी से ई सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और डीडीएल का लास्ट कमांड है ड्रॉप कमांड। अगर किसी भी टेबल को आपको ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो आप ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। याद रखिए कि एक बार टेबल को आपने ड्रॉप कर दिया तो उसको दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए खूब सोच समझ के टेबल को ड्रॉप किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं डीएमएल स्टेटमेंट। डीएमएल स्टेटमेंट का काम होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करना, मतलब डेटा पे काम करना। डेटा पे काम करने का क्या मतलब है? डीडीएल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इसके टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। मतलब एक नया कॉलम ऐड करना है, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम बदलना हो, कॉलम को डिलीट करना हो, तो इस केस में क्या आप इस्तेमाल करते हैं? इस केस में इस्तेमाल करते हैं आप ऑल्टर का। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड पे काम करना है तो रिकॉर्ड पे काम करने के लिए हमारे पास क्या है? डीएमएल। डीएमएल में क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। अब बात करें अगर इंसर्ट की, तो इंसर्ट के भी दो सिंटैक्स होते हैं। पहला होता है कि सारी फील्ड में वैल्यूज को देना, मतलब जितनी भी फील्ड हमारी यहाँ पर हैं इन सारी फील्ड में हमें वैल्यूज को देना है। तो अगर सारी फील्ड में वैल्यूज को देना है तो हम इंसर्ट के इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2, है ना। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सिंटैक्स हमारा है क्या कहता है? इंसर्ट, यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? ईएमपी वैल्यूज, पहली फील्ड आईडी है, ठीक है, दूसरी फील्ड नेम है, तीसरी फील्ड सैलरी है, चौथी फील्ड क्या है? डेसिग्नेशन है, उसकी पोस्ट, और फिर डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये देखिए ये 1 रो इंसर्टेड हो गया आपके पास, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप जितने भी रिकॉर्ड इनपुट करने चाहें, हमने कहा 102 और यहाँ पे नाम दे दिया कमल और यहाँ पे दे दिया 60, ये भी मैनेजर है, डिपार्टमेंट नंबर 20 का। ठीक है, उसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक आध रिकॉर्ड और इनपुट कर देते हैं। तो 102 आलोक, और ये मैंने कहा कि ये COE है, डिपार्टमेंट नंबर 10 का। ठीक है, अच्छा 102 पहले से है तो 103 होगा ना, ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर आप जिन रिकॉर्ड्स को आपने इनपुट किया उसको अगर आप देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आपने कहा EMP, ये देखो ये आपने 3 रिकॉर्ड इनपुट कर दिया, 101, 102, 103। इसका दूसरा सिंटैक्स क्या कहता है? इसका दूसरा सिंटैक्स कहता है कि अगर आपको कुछ एक फील्ड में वैल्यूज देनी है, जैसे कि हमने कहा कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम फील्ड 1 फील्ड 2 वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने कहा यार कि मुझे रिकॉर्ड इनपुट तो करना है लेकिन मुझे डिपार्टमेंट नंबर उस बंदे का नहीं पता है। ठीक है, तो हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज कर दिया। यहाँ पर हमने कहा कि ये मुझे पता है कि 104 है, इसका नाम मान लो मैंने कह दिया कि आलोक है, इसकी सैलरी मान लो 80,000 रुपए है, मैनेजर है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट नंबर नहीं पता। अगर मैं इसको भी रन कराऊंगा तो एरर आएगी। ठीक है, एरर आएगी। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि हमने सारी फील्ड में वैल्यूज नहीं दिया है। सारी फील्ड का मतलब डिपार्टमेंट नंबर इसका नहीं दिया है मैंने। अब क्या करना पड़ेगा इस केस में? यहाँ पे आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा कि जिस जिस फील्ड में आपको इनपुट करना है। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, और उसके साथ साथ उसका क्या देना है? डेसिग्नेशन, इतनी में देना है। तो हमने बता दिया कि हम किस किस फील्ड में वैल्यूज को देना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ई सेल फील्ड नहीं, क्या ई सैलरी है तो ई सैलरी, ये कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये रिकॉर्ड हमारे इनपुट हो गए। तो अब क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि जितने जितने रिकॉर्ड में आपने वैल्यूज को इनपुट किया है वहां वहां उन रिकॉर्ड में ये वैल्यूज हमारी, जैसे EID है, ई नेम है, ई सैलरी है, डिसिग्नेशन है, तो 104 आलोक, और ये आपने कर दिया। तो ये होता है कि कुछ एक फील्ड में रिकॉर्ड को इनपुट करना होता है तो हम इंसर्ट के इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसर्ट का पहला सिंटैक्स सारी फील्ड में वैल्यूज को देना है। इंसर्ट का दूसरा सिंटैक्स कुछ एक फील्ड में वैल्यूज को देना है, सारी फील्ड में नहीं देना। ठीक है, अब क्या है? डिलीट। अगर हमें
सारे रिकॉर्ड डिलीट करना हो, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सारे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए मैं लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम ईएमपी। जैसे मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम ईएमपी तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना नहीं चाह रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मैंने कहा सारे रिकॉर्ड को पहले दिखा दो भाई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड दिखा दिया, ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी, डेसिग्नेशन और डिपार्टमेंट नंबर। तो हमने कहा यार कि हमें सारे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना, हमने उसको कहा कि जिसको डिलीट कर दो जिसकी आईडी 104 है ना। तो तब क्या होता है, यहाँ पर सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो ये लगेगा यहाँ पर, कैसे लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं कि डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 104। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब जिसकी आईडी 104 थी वो रिकॉर्ड 1 रो डिलीटेड आ गया आपके पास, और अगर अब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। जैसे हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो अब वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। 101, 102, 103 मिला, 104 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया। तो याद रखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सिर्फ लिखेंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लिखेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होंगे जिसकी कंडीशन आपने दिया है, ठीक है। अब एक और होता है यहाँ पर डीएमएल में अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का क्या काम होता है, जो बने बनाए कंटेंट होते हैं उसमें अपडेट करना हो। जैसे इसके दो काम होते हैं, एक होता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अगर आप वेयर कंडीशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि ये देना जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो क्या है, जैसे मैंने कहा यार मुझे सबकी सैलरी में 1,000 रुपए बढ़ा दो। जैसे मैंने कहा कि सबकी सैलरी में 1,000 बढ़ा दो, तो कैसे कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, मैं लिख सकता हूं अपडेट ईएमपी सेट ई सैलरी। सैलरी, ये ईएमपी टेबल को मैंने डिलीट करके इस सेल को ई सैलरी कर दिया था। ई सैलरी अपडेट ईएमपी सेट ई सैलरी इज इक्वल टू ई सैलरी इज इक्वल टू ई सैलरी प्लस 1000, है ना। तो अब क्या होगा, अब इससे ये होगा कि 3 रो अफेक्टेड यहाँ पे लिख के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रो आपने यहाँ पर, हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी अगर आप करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 101, 102, 103 इन तीनों में जो सैलरी थी वो 6,000, 7,000 और 9,000, मतलब 91,000 यहाँ पर हो गई। जो ये 5 और 6 था, 1,000 यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये तो होता है सब में अपडेट करना हो, क्या, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अगर मुझे कुछ एक में करना हो, मैंने कहा यार मुझे ऐसा करो कि 101 की सैलरी में 50,000 रुपए जोड़ दो, ठीक है। तो 101 की सैलरी में तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर आकर के, देखिए ध्यान से, मैंने लिखना है क्या कि अपडेट ईएमपी, टेबल का नाम ईएमपी, सेट ई सैलरी इज इक्वल टू ई सैलरी प्लस 50,000, ठीक है। वेयर, यहाँ पे कंडीशन वेयर ई आई डी इज इक्वल टू 101। तो आप देखेंगे 1 रिफ्लेक्टेड हो गया। अगर मैं इसको देखूंगा कि ये जो रिकॉर्ड हमारा है, ठीक है, तो ये जो सारे रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे जो इसकी सैलरी 6,000 रुपए थी, अब 56,000 हो गई इसकी सैलरी, ठीक है। तो अपडेट होता है कोई भी चीज कंटेंट को, मतलब किसी भी टेबल के कंटेंट को बदलने के लिए। जैसे मुझे अनुज को अनुज कपूर करना है, कमल को कमल मिश्रा करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपडेट कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक जो लास्ट है वो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो अभी तक मैं यूज कर भी रहा था, सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में काफी वैरायटीज होती हैं। जैसे अगर आप इसको मोटा मोटा देखें तो मैंने कहा यार कि क्या, मैंने कहा कि जैसे आप लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो इसका मतलब आप कहते हैं सारी फील्ड दिखे, तो यहाँ पे सारी फील्ड दिख रही है आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यार कि मुझे सारी फील्ड नहीं देखना, मुझे कुछ एक फील्ड देखना है, तो मैंने कहा ऐसा करो ई आई डी और ई नेम में मुझे दिखा दो, सिर्फ ई आई डी और ई नेम दिखा दो। तो आप देखिए कि अब सिर्फ क्या दिख रहा है, ई आई डी ई नेम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशनल आप लगा सकते हैं। मैंने कहा यार उसको दिखाओ जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर क्या ई सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो जिनकी सैलरी भी 50,000 से ऊपर है उनको दिखा दो।
मैंने कहा कि सैलरी वाइज लोगों को सॉर्ट करके दिखा दो कि सैलरी कैसे कैसे होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई क्या ई सैलरी। ठीक है, हमने कहा डिसेंडिंग मतलब उल्टा, तो जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आ गया, उससे कम वाला उससे नीचे आ गया, उससे कम वाला उससे नीचे आ गया। अगर डीईएससी आप नहीं करते तो क्या होता है, डीईएससी नहीं करते तो फिर बढ़ते क्रम में आते, है ना। फिर कैसे आते हैं, सब बढ़ते क्रम में आते हैं। तो ये था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई ई सैलरी की जगह आप अगर आप इसको सिर्फ ऐसे हटा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। वैसे कैसे आता, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था। ठीक है, इसी तरीके से और भी होता है, जैसे ऑर्डर बाई होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर दिखाओ और सम ऑफ क्या दिखाओ, सैलरी, सम ऑफ ई सैलरी क्या फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर। हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से बताओ कि सैलरी कितनी कितनी है। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में आपने कुल सैलरी दिया 1,47,000, डिपार्टमेंट नंबर 20 में आपने सैलरी दिया है 7,000। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, सेलेक्ट का। तो सेलेक्ट से बहुत सी क्वेरीज हो सकती है, सेलेक्ट अनलिमिटेड हो सकता है, ये मैंने कुछ आपको बताया है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो इतने में आपके माई स्कूल का काम पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है छोटा सा माई स्कूल का एक मैंने डेमोस्ट्रेशन आपको दिया। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।